नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में उतर रहे हैं जो खुशी और बदलाव को लेकर हमारी सोच को चुनौती दे सकती है। नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये एल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर आधारित है। हाँ, और एडलर का नजरिया ना वो पारंपरिक मनोविज्ञान से, खासकर फ्रॉइड के विचारों से काफी अलग है। अच्छा, किस तरह से? देखिए, फ्रॉइड ज्यादातर अतीत के कारणों पर ध्यान देते हैं, मतलब इटियोलॉजी। पर एडलर वर्तमान के लक्ष्यों पर जोर देते हैं, टेलियोलॉजी जिसे कहते हैं। लक्ष्य मतलब ये जो सोच है कि हमारा अतीत ही हमारा आज तय करता है, एडलर उसे नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, वो इसे पूरी तरह नकारते हैं। तो ये लक्ष्य वाली बात कैसे काम करती है? कोई उदाहरण है? जैसे किताब में वो दोस्त का जिक्र है ना, जो सालों से अपने कमरे में बंद है। हाँ, वही। आमतौर पे हम सोचेंगे कि भाई बचपन में कुछ हुआ होगा, कोई सदमा, कोई बुरा अनुभव, है ना? हाँ, बिल्कुल। एडलरियन मनोविज्ञान कहता है कि वो दोस्त असल में वो बाहर न जाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डर और चिंता जैसी भावनाएं वो पैदा कर रहा है, एक तरह से बहाना बना रहा है। ओह, मतलब डर असली नहीं है बल्कि एक टूल है। हाँ, बिल्कुल। वो ये नहीं कहने के बुरे अनुभव नहीं होते या उनका असर नहीं होता। बात यह है कि हम उन अनुभवों को अर्थ क्या देते हैं। अच्छा। एडलर मानते थे कि कोई अनुभव अपने आप में सफलता या सफलता की वजह नहीं बनता, हम उसे क्या मायने देते हैं ये जरूरी है। तो अतीत हमें धक्का नहीं दे रहा, हम अपने वर्तमान के किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतीत की अपनी व्याख्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे गुस्सा, किताब में गुस्से का भी जिक्र है। हाँ, गुस्सा भी एडलर के अनुसार एक गढ़ा हुआ भाव है, एक हथियार है जिसे हम किसी पर चिल्लाने, अपनी बात मनवाने जैसे, मतलब किसी लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बस फूट नहीं पड़ता, हम इसे चुनते हैं। ये तो काफी अलग सोच है। तो इसका मतलब हुआ कि लोग बदल सकते हैं, मतलब वो अपने अतीत के कैदी नहीं है। बिल्कुल, एडलर का यही तो मूल विचार है। लोग अपनी जीवन शैली, यानी दुनिया को देखने का, रिएक्ट करने का अपना तरीका वो खुद चुनते हैं। जीवन शैली, लाइफस्टाइल। हाँ, लाइफस्टाइल। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी भी पल बदल सकते हैं। अहम ये नहीं कि हमें मिला क्या है, अहम यह है कि हम उस मिले हुए सामान का, उस उपकरण का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो खुशी या नाखुशी भी, वो भी हमारा चुनाव है। एडलर तो यही कहते हैं, ये हमारी चुनी हुई जीवन शैली का हिस्सा है। किताब में एक और बड़ी बात कही गई है, सारी समस्याएं पारस्परिक संबंधों की समस्याएं हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? सुनने में तो लगता है ना, कि भाई मेरी अपनी अंदरूनी दिक्कतें भी तो हो सकती हैं। हाँ, वही अकेलेपन की भावना या खुद से नाखुश होना। पर एडलर कहते हैं कि ये भावनाएं भी दूसरों के संदर्भ में ही पैदा होती हैं। जैसे हीनता की भावना, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। मतलब ये कि वो असलियत पर आधारित हो जरूरी नहीं, वो दूसरों से तुलना करने पर पैदा होती है। अगर सोचिए, इस दुनिया में सिर्फ हम अकेले होते तो किससे तुलना करते, किसकी नजर में बेहतर या कमतर होते। बात तो सही है। यहीं पर कार्यों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ टास्क्स का आइडिया बहुत काम का है। कार्यों का पृथक्करण, ये क्या चीज है? ये समझना कि कौन सा काम किसका है और दूसरे के काम में दखल ना देना। जैसे बच्चे का पढ़ना, ये किसका काम है? बच्चे का। माँ बाप का काम उसे जबरदस्ती पढ़ाना नहीं है। हाँ। उनका काम है शायद माहौल देना, मदद करना जब मांगी जाए, और भरोसा जताना। पर पढ़ना तो बच्चे को ही है, ये उसका टास्क है। इसी तरह हमें दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं जीना चाहिए। ये उनका टास्क है कि वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, हमारा नहीं। और ना ही हमें दूसरों से ये उम्मीद करनी चाहिए कि वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे। बिल्कुल। उनके काम में दखल मत दो और अपने काम में दखल देने मत दो। लेकिन क्या इससे हम बिल्कुल अकेले स्वार्थी नहीं हो जाएंगे अगर हम दूसरों की उम्मीदों की परवाह ना करें? दिलचस्प बात यह है कि एडलर ठीक इसका उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि दूसरों की तारीफ, उनकी मान्यता, रिकॉग्निशन की चाह में जीना, यही असली स्वार्थ है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि तब हमारा पूरा ध्यान किस पर होता है? मैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे तारीफ मिली या नहीं, ये सब मैं के इर्द गिर्द घूमता है। जबकि कार्यों का पृथक्करण हमें इस बोझ से आजाद करता है कि दूसरा क्या सोचेगा ये उसका काम है, मेरा नहीं। और यहीं से सच्ची स्वतंत्रता मिलती है, दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने के डर से मुक्ति। एडलर का वो मशहूर वाक्य है ना, कौन सा? स्वतंत्रता का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किया जाना, द करेज टू बी डिसलाइक। वाह, ये तो सोचने पर मजबूर करता है। तो फिर खुशी कहाँ है सब में?
अगर हम दूसरों की तारीफ की परवाह ना करें तो? एडलर के लिए खुशी है योगदान की भावना में, फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। योगदान की भावना। हाँ, ये महसूस करना कि मैं इस समुदाय के लिए, किसी के लिए उपयोगी हूँ, और इसके लिए दूसरों की तारीफ जरूरी नहीं है, बस अपनी नजर में यह एहसास काफी है। और ये एहसास कैसे आएगा? इसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, आत्मस्वीकार, सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना, और जो बदल सकते हैं उसे बदलने का साहस रखना। ठीक है। दूसरा? दूसरा, दूसरों पर विश्वास, कॉन्फिडेंस इन अदर्स, बिना शर्त भरोसा, ये नहीं सोचना कि वो धोखा देंगे। बिना शर्त, ये मुश्किल नहीं? मुश्किल है पर जरूरी है। और तीसरा, दूसरों के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, ये महसूस करना कि आप बेकार नहीं हैं, आप समुदाय का हिस्सा हैं, आप कुछ दे रहे हैं। आत्मस्वीकार, दूसरों पर विश्वास और दूसरों के लिए योगदान। हाँ, ये तीनों मिलकर आपको सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग तक ले जाते हैं, और वही सच्ची खुशी है। और किताब में वो जो एक और विचार है कि जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने की लाइन नहीं है, बल्कि नाचने जैसा है, हर पल में जीना। हाँ, अभी और यहाँ, हियर एंड नाउ पर फोकस। एडलर कहते हैं जीवन पड़ावों की एक श्रृंखला है, पॉइंट्स की एक सीरीज, मंजिल की दौड़ नहीं। जैसे नाचते हुए हर कदम अपने आप में एक मकसद है, मंजिल नहीं, वैसे ही जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना है। बिल्कुल, बस इस पल को जियो पूरी तरह से, जैसे नाच रहे हो। तो अगर हम सार निकालें, हाँ। एडलर का दर्शन हमें अतीत के बोझ से आजाद होने को कहता है, हाँ। अपने रिश्तों को कार्यों के पृथक्करण से सुलझाने को कहता है, हाँ। और अभी और यहाँ में जीकर खुशी पाने का रास्ता दिखाता है। हाँ। और ये सब करने के लिए क्या चाहिए? साहस, बिल्कुल। खुश रहने का साहस, और शायद सबसे बढ़कर नापसंद किए जाने का साहस। और ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, है ना? खुद को स्वीकारना, दूसरों पर भरोसा करना, योगदान देना, ये सब मिलकर वो सामुदायिक भावना बनाते हैं। हाँ, और उसी से असली खुशी मिलती है, एडलर के अनुसार। चलिए श्रोताओं के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर खुशी वाकई योगदान की भावना है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए दूसरों के लिए, या फिर सिर्फ दुनिया में सार्थक ढंग से मौजूद होना ही अपने आप में एक योगदान है? इस पर जरूर सोचिए।